हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हमारा विश्व का इतिहास में हमारा आज का टॉपिक है इंग्लैंड की क्रांति। दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि विश्व के इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति 1688 आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। इंग्लैंड की क्रांति 1688। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु प्रकाशित नवीन पुस्तक में उल्लेखित इंग्लैंड की क्रांति का तात्पर्य 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति से है। यानी कि इंग्लैंड की क्रांति का तात्पर्य 1688 ईस्वी में गौरवशाली क्रांति या दोस्तों इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस गौरवशाली क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में किसी भी पक्ष के व्यक्तियों के रक्त में एक बूंद भी नहीं निकली थी। केवल इसमें प्रदर्शन एवं वार्तालाप से ही क्रांति सफल हो गई थी। इस क्रांति के उपरांत इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय ने राज सिंहासन गंवाना पड़ा था। जेम्स द्वितीय की जगह पर उसकी पुत्री मैरी और उसका दामाद विलियम हॉलैंड का राजकुमार को संयुक्त रूप से शासन के रूप में शासनाधिकार बनाया गया था और इसमें इंग्लैंड राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया तथा राजा की जगह संसद की सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। अब दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति क्या है? यह प्रश्न कई बार कहीं पर भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। यानी कि दोस्तों, 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। उस क्रांति को गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्यों कहा जाता है? गौरवशाली क्रांति या रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है, इस क्रांति में दोस्तों किसी भी पक्ष में व्यक्ति का दोस्तों रक्त की एक भी बूंद का कतरा नहीं गिरा था, क्योंकि केवल वहां पर प्रदर्शन किया था उन लोगों ने। वार्तालाप करने के बाद ये क्रांति दोस्तों इंग्लैंड में सफल हो गई। इनके जो भी मांग थी वो मांगे पूरी हो गई। इनकी मांगे ये थी कि इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन से हटना होगा और फिर दोस्तों जो इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को अपना राज सिंहासन गंवाना पड़ा था और उसकी जगह पर उसकी पुत्री मेरी और उसका दामाद विलियम जो हॉलैंड का राजकुमार था वो दोस्तों इंग्लैंड का राजकुमार बना, यानी कि संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक बना था। और इसे इंग्लैंड राजतंत्र की जगह दोस्तों उसने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी हॉलैंड के राजकुमार दामाद विलियम ने की थी, जो अब इंग्लैंड का राजकुमार बनाया गया था। अब यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता भी स्थापित कर दी उसने। राजा की जगह पर संसद की सर्वोच्चता को सर्वोच्च माना गया था। अब दोस्तों, क्रांति के क्या कारण थे, क्रांति क्यों हुई थी और क्रांति के क्या परिणाम निकले थे, ये सब आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए, क्रांति का कारण तो पहले इनमें हम राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। तो पहला हमारा राजनीतिक कारण है जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, यानी कि जेम्स द्वितीय व्यक्ति की निरंकुशता। जेम्स द्वितीय निरंकुशता एवं स्वेच्छाधारी शासक था। उसने दोस्तों अपनी सेना की वर्दी की ताकि वो जनता पर दोस्तों आतंकी कर सके और उसने निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक का जनता द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। यानी कि जेम्स द्वितीय जो राजकुमार था उसने दोस्तों अपनी सेना की वर्दी की और फिर इंग्लैंड की जनता के साथ अनहोनी घटनाएं की, उन पर दोस्तों आतंकी घटनाएं की, उस पर अपना जो मनचाहा काम जनता से करवाने लगा था। और इस दोस्तों निरंकुशता कारण लोगों में एक
विरोधाभास भाव बढ़ गया, जिसके कारण लोगों ने जेम्स द्वितीय जो राजकुमार था उसका विरोध कर उसे अपनी तख्ती से हटा दिया था। दूसरा कारण है संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष। यहाँ पर देखिए, संसद अपने विशिष्ट अधिकारों का उपयोग चाहती थी, वहां के राजा के अधिकारों को सीमित और नियंत्रित करना चाहती थी। फलस्वरूप राजा और संसद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इस संघर्ष का अंत शानदार क्रांति के रूप में हुआ और अंत में संसद ने राजा पर विजय प्राप्त कर ली। इंग्लैंड में दोस्तों राजा और संसद दोनों की लड़ाई चल रही थी और संसद के साथ पूरी जनता थी। इसलिए दोस्तों राजा को झुकना पड़ा और दोस्तों जो ब्रिटेन में वहां पर इंग्लैंड में दोस्तों संसद की व्यवस्था लागू की गई थी। अब बात करते हैं खूनी न्यायालय। थर्ड पॉइंट है खूनी न्यायालय। चार्ल्स द्वितीय के अवैध पुत्र मनियन ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए जेम्स द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया था। स्वयं को चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जेम्स द्वितीय ने मनमंथ के युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया और उसने अपने साथियों को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। इस न्यायालय को खूनी न्यायालय कहा जाता है। स्कॉटलैंड में अर्ल ऑफ आर्लिन ने विद्रोह किया और फिर विद्रोह में कठोरता का दमन किया और 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया और जिसमें 800 व्यक्तियों को दास बनाकर वेस्टर्न द्वीप भेजकर उसे बेच दिया गया था। स्त्रियों और बच्चों को समान नहीं किया गया था। क्रूरता और निर्दयता की जनता ने इसके कारण रुष्ट हो गया था। यानी कि खूनी न्यायालय थर्ड पॉइंट है। यानी कि चार्ल्स द्वितीय का पुत्र मनमंथ ने अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए जेम्स द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह करने वाला उनका पुत्र मनमंथ और अन्य व्यक्तियों को पकड़कर जेम्स जो चार्ल्स द्वितीय था उसने उनको फांसी दे दी। इस फांसी के विरोध में लोगों ने एक विद्रोह किया था। इस विद्रोह में दोस्तों 300 व्यक्तियों को पकड़ा था। 800 व्यक्तियों को दास बनाकर दोस्तों चार्ल्स द्वितीय ने वेस्ट इंडीज लोगों को बेच दिया था और बच्चों स्त्रियों को कत्ले आम दोस्तों यहाँ पर बुरी बुरी घटनाएं क्रूरता की घटनाएं की थी। उसके कारण दोस्तों उनका विरोध किया गया था और ये घटनाएं दोस्तों खूनी न्यायालय के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब अगला देखिएगा जेम्स द्वितीय की निसफल विदेश नीति। जेम्स द्वितीय ने फ्रांस ने कैथोलिक राजा लुई 14वें ने आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर इंग्लैंड में अपना निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहता था। लुई 14वें ने धन और सैनिक सहायता के आधार पर राज करना चाहता था। लुई 14वां दोस्तों कैथोलिक था। फ्रांस में दोस्तों प्रेस्टलों का अत्याचार कर रहा था और यहाँ पर इसमें से प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में आकर शरण ले रहे थे। इसमें इंग्लैंड वासियों का संसद का सदस्य नहीं चाहते थे। जेम्स द्वितीय ने लुई 14वें मित्रता रखे और उसे सहायता प्राप्त करे। अंत में वे जेम्स द्वितीय के विरोध हो गए। यानी कि जेम्स द्वितीय के राज सिंहासन गंवाने का तीसरा कारण यहाँ पर है। तीसरा कारण ये था कि उसने दोस्तों राजा लुई 14वें ने आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर रहा था और साथ में दोस्तों फ्रांस में प्रोस्टोटो जो नाम की जनजाति थी उन पर दोस्तों अत्याचार करता था। वे व्यक्ति दोस्तों इंग्लैंड जा जाकर बस रहे थे पर दोस्तों इंग्लैंड की संसद उन्हें चाहती नहीं थी। इसलिए जेम्स द्वितीय ने अपने लुई 14 से मित्रता भी रखता था और इस दोस्तों प्रोस्टोटेट जो अत्याचार के विरुद्ध में लोगों ने उन तख्ते से हटा दिया था। अब अगला कारण है धार्मिक कारण। ऐसा कौन सा धार्मिक कारण था जिनके कारण इसने अपने तख्ता पलट करना पड़ा था। पहला है कैथोलिक धर्म के लिए प्रसार। जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक मत का अनुयायी था जबकि इंग्लैंड में अधिकांश जनता दोस्तों एंग जो एग्निकन मत की अनुयायी थी। जेम्स कैथोलिक को आधिकारिक सुविधा प्रदान करना चाहता था।
जेम्स द्वितीय ने पोप को इंग्लैंड में आमंत्रित किया और उसे अत्यधिक सम्मानित भी किया था। इसमें लंदन कैथोलिक राजगृह की राज जो गिरजाघर है कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना भी की थी। इसमें इंग्लैंड में प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट इसके विरुद्ध हो गए थे। इसमें धार्मिक पहला कारण है कैथोलिक धर्म का प्रचार। दोस्तों जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का था। उसने अपना धर्म का इंग्लैंड में जो दोस्तों प्रसार किया था। पर इंग्लैंड में सबसे अधिक दोस्तों किस धर्म के लोग थे? जो एगी जो एग्लिकन मत के अनुयायी थे। उन्होंने इनके विरुद्ध दोस्तों आंदोलन किया था। अगला पॉइंट है टेस्ट अधिनियम की स्थापना करना। यहाँ पर टेस्ट अधिनियम के अंतर्गत केवल एंग्लिक चर्च के अनुयायी ही सरकार पद पर रह सकती है। जेम्स द्वितीय ने इस अधिनियम की स्थापना कर अनेक कैथोलिकों को राजनीतिक दोस्तों राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित भी किया था। मंत्री दोस्तों न्यायाधीश और नगर निगम के सदस्य तथा सेना के लिए ऊंचे पद पर कैथोलिक नियुक्ति किया गया था। इसमें दोस्तों संसद के इसमें रुष्ट हो गए थे। अगला पॉइंट है विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। जो दोस्तों जेम्स द्वितीय था उसने इंग्लैंड में विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप किया था। कैथोलिक मतावलंबी होने में जेम्स द्वितीय ने विश्वविद्यालय में ऊंचे पदों पर कैथोलिक नियुक्त किए गए थे और क्राइस्ट चर्च कॉलेज में अधिनियम तक पद पर और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर एक कैथोलिक को नियुक्त किया था। इससे प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग जेम्स के विरोध हो गए थे। यानी कि विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पद और फिर दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कैथोलिकों को बैठाना कैथोलिक तो व्यक्तियों की नियुक्ति की थी। जिसके कारण जेम्स के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग थे वे इसके विरुद्ध हो गए। फिर दोस्तों जेम्स द्वितीय का तख्ता पलट कर दिया गया यानी कि उसे अपने पद से हटा दिया गया था। अब अगला कारण है धार्मिक अनुग्रह की घोषणा। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड में कैथोलिक देश बनाने के लिए 1687 से 1688 में 2 बार धार्मिक अनुग्रह की घोषणा भी की थी। प्रथम घोषणा में कैथोलिक तथा अन्य दोस्तों मतावलंबियों पर लगे प्रतिबंध पर नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। द्वितीय घोषणा में वर्ग और धर्म के पक्षपात पर बिना सभी लोगों को राजकीय पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथ ही कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का प्रदान दिया गया और इस संसद ने सभी असंतोषक व्यापक हो गया और संसद पर घोर विरोध किया जाने लगा। धार्मिक कारण ये था कि जितने भी दोस्तों इंग्लैंड में जितने भी बड़े बड़े पद थे सरकारी जितने भी दोस्तों थे वे सब कैथोलिकों की नियुक्ति की गई थी। धार्मिक जगह पर कैथोलिकों का राज हो गया था जिसके कारण जेम्स द्वितीय को अपनी सिंहासन छोड़ना पड़ा। 7 पादरियों का अभियान और उसके बंदी बनाना। जेम्स ने आदेश पर दोस्तों प्रत्येक रविवार को उनकी द्वितीय धार्मिक घोषणा पादरियों द्वारा चर्च की प्रार्थना के अवसर में पढ़ी जाए। इसके परिणाम स्वरूप होने या इसे पादरियां अपने धर्म में मत के विरुद्ध घोषणाओं को पढ़ें और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करें। पर इसे कैटरबरी के जो आरस बिशप सेन क्रॉफ्ट ने अपनी साथियों सहित जेम्स को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें जेम्स से आवेदन किया गया था कि वो अपनी आज्ञा को निरस्त कर दे और पुराने नियमों को भंग और नीति को त्याग दे। जेम्स ने क्रोधित होकर इन पादरियों को बंदी बनाकर उन राजगृहों पर मुकदमा चलाया था पर न्यायाधीश ने इसे दोष मुक्त कर दिया जिससे दोस्तों जनता और सेना पादरियों ने मुक्त पर हर्ष और जेम्स के प्रति विरोध व्यक्त किया। यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में 7 पादरियों और दोस्तों को बंदी बनाया गया था क्योंकि जेम्स द्वितीय ने कहा था कि कैथोलिकों के बारे में चर्च में पढ़ा जाए पर यह कार्यवाही न होने पर जेम्स ने उसे गिरफ्तार भी बंदी भी बनाया गया था।
पर दोस्तों वहाँ पर न्यायाधीश थे, उन्होंने उसे दोस्त मुक्त कर उसे आज़ाद कर दिया पादरियों को। अब अगला प्रश्न है कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना। 1686 ईस्वी में जेम्स ने गिरजाघरों पर राजकीय शिष्टा स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ द हाई कमीशन की स्थापना की थी। इसमें कैथोलिक धर्म की अवहेलना करने वाले पर मुकदमा चलाकर उसे दंडित भी किया था। अगला प्रश्न है नवीन कैथोलिक गिरजाघर। 1686 में जेम्स ने कैथोलिक धर्म की अधिक प्रसार करने के लिए लंदन में एक नवीन कैथोलिक गिरजाघर स्थापित किया था। जेम्स ने धार्मिक न्यायालय की स्थापना करने के लिए कानून को भंग किया। गिरजाघर विश्वविद्यालय विद्यालय पर अतिक्रमण कर पादरियों को यहाँ पर टोरियों को रुष्ट किया और जेम्स ने इसे अनुचित और अवैध कार्य में देश के विरुद्ध क्रांति की भावना भी फैला दी थी। यानी कि कैथोलिकों के गिरजाघर स्कूल पर जेम्स ने अपना अधिकार कर वहां पर टोरियों को रुष्ट किया, उन्हें क्रोधित किया था और इस क्रोधित के विरुद्ध पादरियों ने इनके विरुद्ध अभियान भी क्रांति का अभियान चलाया था। अब दोस्तों क्रांति की कौन सी घटनाएं थी जिससे जेम्स को अपना पद छोड़ना पड़ा था। जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म चलिए पहले ये जान लेते हैं। जेम्स द्वितीय की पहली पत्नी का मेरी नामक पुत्री हुई थी जिसे प्रोस्टेट मतावली थी और हॉलैंड में ऑर्चेज के राजकुमारी विलियम से ब्याही गई थी। यानी कि इसका शादी राजकुमार विलियम के साथ हुई थी। वहाँ की प्रोसेस्ट था। इंग्लैंड वासियों को विश्वास था कि वही इंग्लैंड की शासिका बनेगी। इंग्लैंड वीर जेम्स के अनाचार और अनुचित कार्यों में सहन करने रहे। जेम्स की द्वितीय पत्नी कट्टर कैथोलिक थी जो 10 जून 1688 में उसका पुत्र हुआ था। उन लोगों की धारणा बनी थी कि उनका लालन पालन शिक्षा कैथोलिक धर्म की अनुयायी होगी, पर जेम्स की मृत्यु के बाद वो कैथोलिक राजा बनेगा जिसमें उसका भय और आतंक छा जाएगा। अगला दोस्तों हॉलैंड के विलियम और मेरी का नियंत्रण। टोरी और विंग दल के सदस्यों और पादरियों ने एक जनसभा का आयोजन कर उनका निर्णय लिया। जेम्स द्वितीय का दामाद विलियम्स और पुत्री मेरी ने इंग्लैंड के सिंहासन आसीन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। फलस्वरूप कुछ प्रभावशाली लोगों ने दूत भेजकर विलियम्स और मेरी को इंग्लैंड में आमंत्रित किया था। इन समय विलियम्स के फ्रांस के युद्ध में व्यस्त था और दोस्तों विलियम्स था वो फ्रांस के साथ युद्ध में दोस्तों व्यस्त था। फ्रांस और वहाँ का राजा 14वां हॉलैंड को कहीं अधिक शक्तिशाली था। वहां पर इंग्लैंड का समन्वय शक्तिशाली सामना नहीं कर सका जिसका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। विलियम्स पर इंग्लैंड के आगमन और जेम्स का पलायन। और यहाँ पर विलियम्स ऑफ द ऑरेंज 15,000 सैनिकों के साथ 5 नवंबर 1688 में इंग्लैंड के टोरबे बंदरगाह पर उतरा था। जेम्स द्वितीय ने अपनी सेना का सामना करने का प्रयास किया पर उसने असहयोग और सेनापति जॉन सर्सिस ने अपना साथ छोड़ दिया जिसमें विलियम्स से जा मिला। निराश होकर 23 दिसंबर 1688 में जेम्स द्वितीय ने राजमुद्र को टेम्स नदी पर फेंक कर फ्रांस पलायन कर गया। अगला पॉइंट है विलियम्स और मेरी इंग्लैंड का शासिका। 22 जनवरी 1690 में संसद में बैठक हुई जिसमें बिल ऑफ राइट पारित हुआ और इसमें विलियम्स के प्रमुख शर्तें रखी गई थी जिसे स्वीकार कर ली। इसके बाद विलियम्स और मेरी 13 फरवरी 1690 में इंग्लैंड के राज सिंहासन पर आसन हुआ। विलियम और मेरी संयुक्त शासन के रूप में स्वीकार किया गया था। अब बात करता हूँ इस जो क्रांति है इंग्लैंड की उसका महत्व, इन क्रांति का परिणाम क्या निकला इसके बारे में। अब दोस्तों इस प्रकार 1688 में इंग्लैंड में शासकों का परिवर्तन बिना रक्त के बूंद बुआए संपन्न हो गया। इस घटना को वैभवपूर्ण महत्वपूर्ण शानदार क्रांति कहते हैं। रक्तहीन राज्य क्रांति का महत्व गर्जन तर्जन से नहीं अपितु उद्देश्य और विवेकशील और
उपलब्धियों की दूरगामिता में है। इस युग के निर्माणकाली घटनाओं ने इंग्लैंड में लोकप्रिय सरकार के युग का प्रारंभ किया और सत्ता में निरंकुशवादी स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ में निकलकर संसद के हाथ में चली गई थी। इस क्रांति में तटस्थ राजा और संसद के बीच में दीर्घ काल से चले आ रहे संघर्ष का अंत हो गया। इस संघर्ष में संसद को विजय हुई थी और इंग्लैंड में वास्तविक शासक संसद का हो गया। संप्रभुता शासन को नियत क्रांति के समय संसद ने ब्रिटिश ऑफ राइट पारित कर उसे विलियम्स और मेरी को स्वीकृति ले ली थी। इस संसद में संप्रभुता और स्वीकार कर ली गई थी और इसमें राजा की सर्वोच्च सत्ता समाप्त कर दी गई थी। जनता में इसे सत्ता सर्वोपरि मान ली गई थी। देवीय सिद्धांत अमान्य संसद में व्यापक अधिकार। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने राजा में देवीय अधिकार का असमान कर दिया गया और यहाँ पर दोस्तों अमान्य कर दिया गया। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को निरस्त करने के लिए राजा का अधिकार समाप्त हो गया। राजा संसद में स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता। क्रांति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नगर स्वतंत्र रक्षा करना, कानून बनाना, कर लगाना संसद के अधिकारों के अंतर्गत है और यहाँ पर राज्य संसद के अधिकारों में किसी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। स्वीडिश राजा की स्थापना। क्रांति के पूर्व राजा सर्वोपरि था और इसके बाद राजा संसद के अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य व्यक्ति रह गया। अब राजा की सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो गई। इस अधिकार में संसद द्वारा प्रतिबंध, नियंत्रण और सीमित कर दिया गया। अब इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र का युग प्रारंभ हो गया और संसदीय प्रणाली का शासन प्रारंभ हुआ। सेना पर संसद का अधिकार। अब तक सेना में राजा का अधीनस्थ है। अधिकार दोस्तों राजा के अधीन है। ये संसद ने विद्रोह का अधिनियम पारित कर सेना ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। राजा की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई और राजा की व्यापकता जिसमें अवैधता को दूर कर दिया गया। अगला पॉइंट है कैथोलिक खतरे का अंत। इंग्लैंड का धर्म एंगिकन यानी बिंग ऑफ राइट्स ने यह तथ्य स्पष्ट किया है कि कैथोलिक राजा या वो व्यक्ति जिसका विवाह कैथोलिक से हुआ है वो या राजा जो इंग्लैंड का राजा सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकेगा। इस कारण इंग्लैंड का सदा के लिए कैथोलिक खतरे से मुक्त हो गया और धार्मिक क्षेत्र में ये भी स्पष्ट हुआ कि एंगिकन धर्म इंग्लैंड में वास्तविक धर्म है। चर्च पर दोस्तों राजा का अधिकार का अंत कर दिया गया और धर्म के मामलों में सभी संसद का जो उत्तरदायित्व हो गया और इस कालांतर में इंग्लैंड के धार्मिक शासनों का वातावरण निर्मित हो गया। इंग्लैंड जिसमें अगला पॉइंट है दोस्तों अमेरिकी क्रांति में पृष्ठभूमि तैयार करना। 1688 में इंग्लैंड में हुई रक्तहीन क्रांति। अमेरिका इंग्लैंड में उपनिवेशवाद में स्वतंत्रता की मांग बुलंद होने लगी। अमेरिका के शासन में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का चलाया जाता था और जो अमेरिका के सहन न हो सका और इसमें यहाँ पर वह स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। अमेरिका उपनिवेशवाद में अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वही अमेरिका की क्रांति कहलाई। इस क्रांति दोस्तों 1777 में समाप्त हो चुकी थी। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अव्वल है फ्रांस की क्रांति के संबंध में देखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।